अगर देखो इंसान देवता होते ना तो किसी प्रकार की सरकार की कोई आवश्यकता ही ना होती। आप इमेजिन कीजिए ऐसा वर्ल्ड जहां पे इंसान देवताओं के रूप हैं, तो फिर देखो ऐसी सिचुएशन में तो कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी से चुराएगा नहीं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन देखो ऐसा है नहीं। वास्तव में ह्यूमन नेचर में ना बहुत सारी कमियां हैं। ह्यूमन नेचर वास्तव में ग्रीडी है। बहुत सारे इंसान अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के उनकी प्रॉपर्टी चुराते हैं। आप ट्रैफिक लॉज देख लीजिए, अगर ट्रैफिक लॉज ना हो तो सोच के देखो क्या हालत होती है। जाम लगने लगता है, ओवर स्पीडिंग देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। समझ गए? ठीक उसी प्रकार से देखो, अगर प्रॉपर्टी लॉज ना होते और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ना होती तो देखो जैसे पहले चलता था, कोई पर्सन दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता, हड़प लेता, ये सब सिस्टम देखने को मिलता। तो कहने का मतलब यही है कि ह्यूमन बींग्स के नेचर में कमियां हैं, तभी तो सरकार की आवश्यकता पड़ी है, तभी तो कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ी है, ताकि सभी इंडिविजुअल्स अपने अपने राइट्स के साथ जी सकें और दूसरे लोग उनको तंग ना करें। तो ये कोट है। डेट आज की है 28 मार्च 2024। आज 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये द हिंदू का आर्टिकल है, चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट में इंडिया की क्या भूमिका हो सकती है। दूसरा आर्टिकल, एक इशू आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वेल्थ टैक्स से संबंधित। और सबसे लास्ट आर्टिकल आज का हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड डिजीज से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल, चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट और इसमें इंडिया के इंटरेस्ट कैसे इन्वॉल्व है, इंडिया क्या कर सकता है, इस इशू से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में ताइवान और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट है, इनकी आपस में बनती नहीं है। ताइवान अलग से गवर्न होता है, मतलब यहां पर अलग से सरकार चलती है, और चाइना का यह मानना है ताइवान हमारे अंडर ही आना चाहिए, यहां पे अलग से सरकार नहीं होनी चाहिए। वैसे तो देखो मिलिट्री की बात करें तो चाइना की मिलिट्री के आगे ताइवान की मिलिट्री कहीं नहीं ठहरती, और चाइना चाहे तो आसानी से ताइवान पे कब्जा कर सकता है। लेकिन बीच में आता है यूएस के राष्ट्रपति से हाल ही में पूछा गया कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो क्या आप डिफेंड करने के लिए आओगे। यूएस ने कहा सीधा सीधा कि हां हम आएंगे। पहले यूएस की जो पॉलिसी थी ना ताइवान के संदर्भ में, वो देखो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी वाली थी। मतलब यूएस कभी क्लियरली नहीं बोलता था कि हम ताइवान को डिफेंड करने के लिए बीच में आएंगे अगर चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध छिड़ता है तो। लेकिन चाइना देखो सही मौके के इंतजार में है। चाइना हर प्रकार के हथकंडे अपना रहा है ताइवान पे अपना कब्जा इस्टाब्लिश करने के लिए। हर प्रकार के हथकंडे की जब हम बात करते हैं तो आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से चाइना विभिन्न देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्टाब्लिश कर रहा है, ताकि समय आने पर ताइवान और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो वो देश चाइना के स्टैंड का समर्थन करें। इसके अलावा चाइना अपनी सॉफ्ट पावर को लगातार इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि विभिन्न देशों के लोगों में चाइना की जो इमेज है वो अच्छी बने। हालांकि देखो पिछले 4-5 सालों में चाइना की इमेज को काफ़ी धक्का लगा है कोविड-19 और कुछ दूसरे रीजंस के कारण। इवन देखो विभिन्न देशों की ना चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो चाइना ना कई बार ट्रेड को एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। अगर कोई देश चाइना से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है तो चाइना बोलेगा कि ताइवान के इशू पे हमारा आप साथ दीजिए, तभी हम आपको इन चीज़ों की सप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम आपको ये चीज़ें एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इसके अलावा चाइना इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट्स का भी हवाला देता है, इंटरनेशनल लॉज का जिक्र करता है बार बार, ताकि ताइवान के इशू पर चाइना के पक्ष में पूरे वर्ल्ड में ओपिनियन बनाई जा सके, राय बनाई जा सके। और सबसे लास्ट में चाइना ना इंतजार कर रहा है सही मायने में कि पहले मैं सारे हथकंडे अपनाकर एक टोन सेट कर देता हूं, उसके बाद में हमारे लिए मिलिट्री का यूज करना आसान हो जाएगा ताइवान पे कब्जा करने के लिए। पहले चाइना ग्राउंड क्लियर कर रहा है, समझ गए, ताकि ओपिनियन को अपने पक्ष में बनाया जा सके और लास्ट में चाइना
मिलिट्री यूज करेगा ताइवान के अगेंस्ट अपना कब्जा इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बात आती है इंडिया की। सबसे पहले तो इंडिया को फर्क ही क्या पड़ता है, ताइवान और चाइना के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो फर्क देखो पड़ता है। इंडिया के भी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो। जैसे देखो, ताइवान से ना सिर्फ पूरा वर्ल्ड, इंडिया भी बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स का इंपोर्ट करता है। ताइवान की कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। ये टाटा ग्रुप के साथ मिलके इंडिया में पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश कर रही है। तो अगर ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाएगा तो जाहिर तौर पे फिर थोड़ी ना ये कंपनी टाटा के साथ में मिलकर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करेगी। तब हो सकता है अगर चाइना का ताइवान के ऊपर कब्जा हो गया तो ये भी हो सकता है कि फिर तो ताइवान की कंपनीज इंडिया को चिप देने से मना कर दे। तो इंडिया तो यही चाहेगा कि अभी जो स्टेटस को चल रहा है ना, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और चाइना का किसी भी किस्म से ताइवान पे कब्जा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। अगर देखो चाइना एग्रेशन शो करता है ताइवान के अगेंस्ट, इसकी वजह से इंडिया का ताइवान के साथ ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड प्रभावित होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाएगी क्योंकि चाइना अभी भी पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वर्ल्ड की फैक्ट्री है। एक अनुमान के अनुसार अगर चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल जीडीपी को 10% नुकसान होगा। और जाहिर तौर पे इंडिया ग्लोबल जीडीपी से अलग नहीं है, ग्लोबल जीडीपी को नुकसान होगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट वगैरह कम होगा। इंडिया बहुत सारी चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे एपीआईज हैं, एपीआईज ड्रग्स में यूज होते हैं, तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया पिछड़ जाएगा। अगर यूएसए बीच में आएगा ताइवान को बचाने के लिए तो यूएसए का भी वार में इन्वॉल्व होना, तो मतलब यूएसए की इकोनॉमी को भी नुकसान और इंडिया का यूएसए के साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रेड है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, कैसे इंडिया के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं ताइवान और चाइना के कन्फ्लिक्ट में। देखो, अगर कन्फ्लिक्ट होता है और मान लीजिए चाइना जीत जाता है, राइटर सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, वो एजम्पशन इसलिए क्योंकि चाइना ताइवान के काफ़ी नज़दीक है, चाइना के पास में लोकेशनल एडवांटेज है और पहले वार में बहुत ज़्यादा नुकसान चाइना ताइवान को पहुंचा सकता है, ताइवान की मिलिट्री को पहुंचा सकता है। जब तक यूएस आएगा ताइवान को बचाने के लिए तब तक देर हो चुकी होगी, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ऐसी सूरत में मान लीजिए चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया और चाइना को एज मिल गया तो देखो चाइना फिर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। और ज़्यादा एग्रेसिव मतलब लद्दाख बॉर्डर पर, अरुणाचल बॉर्डर पर, साउथ चाइना सी में, हर जगह चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, जो कि देखो इंडिया के लिए जाहिर तौर पर सही नहीं है। और ऐसा होने पर मतलब चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट में चाइना को अगर एज मिलता है, ऐसी सिचुएशन में यूएसए की रेपुटेशन काफ़ी डाउन हो जाएगी साउथ चाइना सी में। और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे देश जो यूएसए के ऊपर रिलाय करते हैं अपनी मदद के लिए, तो उनको ना धक्का लगेगा कि यार यूएस तो काम का देश नहीं है, यूएस ताइवान को नहीं बचा इसका। तो साउथ ईस्ट एशिया में विभिन्न देश भी अपनी अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत करने लग जाएंगे। तो मतलब रीजन जो है वो और ज़्यादा इनस्टेबल होगा ये पूरा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या इंडिया कुछ कर सकता है? अगर देखो चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो यूएसए तो बीच में आ सकता है, जो उसने बोला भी है। इंडिया जाहिर तौर पे सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं आएगा। तो इंडिया के पास में ना 6 तरह के पॉलिसी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले, इंडिया इंटरनेशनल लॉ आर्ग्यूमेंट्स दे क्यों चाइना का पोटेंशियल ताइवान के ऊपर अटैक गलत है। पहले से इंडिया माहौल बना के रखे, चाइना इंटरनेशनल लॉ से संबंधित आर्ग्यूमेंट्स देता है तो इंडिया भी दे। नेक्स्ट, इंडिया एक नरेटिव बनाए एग्रेशन के अगेंस्ट, पोटेंशियल चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट इंडिया एक नरेटिव तैयार करे। अगर ऐसा होगा तो इसका जिम्मेदार चाइना होगा, वर्ल्ड में पीस डिस्ट्रॉय होगी, जिम्मेदार चाइना होगा। तो ऐसा नरेटिव इंडिया तैयार करे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक मैसेजिंग। जैसे देखो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ मिलके इंडिया मैसेज रिलीज करे पूरे वर्ल्ड में कि देखो चाइना ये एक्शंस गलत हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डी रिस्किंग। चाइना के ऊपर जो इंडिया की डिपेंडेंस है ना, उसे इंडिया कम करे, चाइना से कम माल इंपोर्ट करे इंडिया।
नेक्स्ट, एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस टू सपोर्ट द ताइवानीज पीपल। जैसे देखो ताइवान के पक्ष में, जैसे ताइवान की डेमोक्रेसी के पक्ष में, ताइवान की वैल्यूज के पक्ष में इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स, इंडिया के जो फॉरेन सर्विस वाले ऑफिसर्स हैं वो स्टेटमेंट्स जारी करें। समझ गए, मतलब ताइवान के लोगों का सपोर्ट करना। सबसे लास्ट में यूएस की फोर्सेस को इंडियन ओशन में इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करे, जैसे जॉइंट एक्सरसाइज करके या फिर कुछ पोर्ट्स वगैरह यूज करने हैं तो वो यूज करने दे। इसके लिए तो एग्रीमेंट भी है, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यूएस के साथ में। मतलब कहने का ये है कि जो भी सपोर्ट यूएस को चाहिए इंडियन ओशन में, वो सपोर्ट इंडिया यूएस को प्रोवाइड करे। तो ये 6 पॉलिसी ऑप्शंस इंडिया के पास में हैं। अब राइटर कहते हैं जाहिर तौर पे जब इंडिया ये 6 पॉलिसी ऑप्शंस अपनाएगा तो चाइना के नाराज होने का डर है। राइटर कहते हैं देखो कोई भी पॉलिसी बिना रिस्क के तो नहीं आती। चाइना के नाराज होने का रिस्क तो है, लेकिन पहले भी इंडिया ने चीज़ों पे स्टैंड लिया है चाइना की नाराजगी को दरकिनार करते हुए। और जब इंडिया ये 6 पॉलिसी ऑप्शंस अपनाएगा ना, ऐसा नहीं है कि ये ताइवान के लिए है या फिर यूएस के लिए है। ये 6 पॉलिसी ऑप्शंस इंडिया के खुद के लिए हैं। इंडिया सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा जब ये 6 पॉलिसी ऑप्शन से इंडिया अपनाएगा। और ऐसा करके इंडिया यूएस की सपोर्ट भी हासिल करेगा। यूएस को और ज़्यादा विश्वास होगा कि इंडिया जो है हमारा दोस्त है और हमारे काम का है, हमारे साथ वैल्यूज़, हमारे साथ इंटरेस्ट यूएस के मैच होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल राइटर का है। राइटर कहते हैं अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा ताइवान चाइना कन्फ्लिक्ट में तो बल्कि नुकसान ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अगर इंडिया कुछ करेगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अल्ट्रा रिच लोगों पे, यानी बहुत ही ज़्यादा जो अमीर हैं, उन पे वेल्थ टैक्स लगाए जाने से संबंधित है। सिलेबस की बात करें तो जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आई थी ना फ्रांस में, तो उस रेवोल्यूशन में ना इंटेलेक्चुअल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। और उनमें से एक इंटेलेक्चुअल थे रूसो। क्या नाम है? रूसो। रूसो ने एक बात बोली थी। रूसो ने यह बोला था कि जब देखो गरीब लोगों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो अमीर लोगों को खाते हैं। दे विल ईट द रिच। आज इंडिया और वर्ल्ड लेवल में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसका सॉल्यूशन क्या है? जिसका सॉल्यूशन है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी चुनिंदा अमीर लोगों के पास में जो बहुत ज़्यादा वेल्थ है उनसे थोड़ी वेल्थ लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ गए? यही कंसेप्ट है वेल्थ टैक्स का। हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह पब्लिश किया गया कि इंडिया में ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इवन कॉलोनियल पीरियड से भी ज़्यादा है। ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे ना हमारे देश में, उससे भी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी आज हमारे देश में है। तो उस समय ब्रिटिश राज था, आज के समय में आप कह सकते हो बिलियनियर राज बन के रह गया है। हाल ही में एक और रिपोर्ट आई, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 2022-23। फिर से बोलता हूं, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 2022-23। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास में, जो सबसे ज्यादा 1% अमीर लोग हैं ना, उनके पास देश की वेल्थ का 40% है। और उन्हीं टॉप 1% के पास नेशनल इनकम का 22.6% चला जाता है। जिसका मतलब यह हुआ कि अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, इसी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी वाले देशों में से एक है। और देखो कोविड-19 की महामारी के बाद तो ना ये इनकम इनइक्वालिटी बल्कि और ज्यादा इंक्रीज हुई है। 2020 के बाद से ही जो वेल्थ जनरेशन हुई है ना, टॉप 1% जो लोग हैं ना, टोटल वेल्थ जनरेशन का 2/3 तो उन्हीं के पास में गया है। और नीचे के गरीब जो 50% गरीब लोग हैं ना, उनको तो देखो टोटल जितना वेल्थ जनरेट हुआ है ना, उसमें से उनको सिर्फ 2% मिला है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप डेटा यूज कर सकते हो। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं अभी जो देखो टैक्स लगाया जाता है ना अमीर लोगों पर, वो टैक्स सिस्टम इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि ना जो अमीर लोग हैं ना बहुत ज़्यादा, वो सैलरी के तौर पे तो बहुत कम पैसा लेते हैं।
जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं मुकेश अंबानी, और एग्जांपल्स ले लीजिए चाहे अदानी है, ग्लोबल एग्जांपल ले लीजिए इलोन मस्क, जकरबर्ग, जेफ बेजोस। अब ये लोग ना सैलरी के तौर पे तो बहुत कम पैसा लेते हैं, इनकी ज़्यादा जो वेल्थ बनती है ना वो शेयर्स के माध्यम से बनती है, दूसरे बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के माध्यम से बनती है। तो इस वजह से जितना टैक्स इन पर लगना चाहिए ना उतना टैक्स नहीं लग पाता। सैलरीज पे ये टैक्स दे देते हैं, बाकी इन पे टैक्स लगता नहीं, इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। मतलब कि करंट जो टैक्सेशन सिस्टम है ना वो इनइफेक्टिव साबित हुआ है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसलिए अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा वकालत की जा रही है कि वेल्थ टैक्स लगाया जाए। वेल्थ टैक्स देखो एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है किसी भी इंडिविजुअल की सभी एसेट्स पे, चाहे वो कैश हो, शेयर हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, पूरी जितने भी वेल्थ है ना उस पे 1% टैक्स या 2% टैक्स। इंडिया में पहले ये एक्ट था, इंडिया वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, जिसमें जिनकी इनकम 30 लाख से ज़्यादा थी ना उन पे 1% ये वेल्थ टैक्स लगाया जाता था। इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 1957 में, लेकिन इस एक्ट को रिपील कर दिया गया 2015 में क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं था। बट अब एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड में ना ये मांग उठने लगी है कि वेल्थ टैक्स फिर से लगाया जाए। जो चुनिंदा सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं 2% का वेल्थ टैक्स लगाया जाए। इवन G20 ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज हैं ना वो भी इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि सभी देश मिलके वेल्थ टैक्स लगाते हैं। मिलके क्यों लगाते हैं उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी ना वेल्थ टैक्स कई सारे देशों में है, स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, स्पेन में। वेल्थ टैक्स के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करें उससे पहले देखो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी की ना एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बोला गया कि वर्ल्ड में जो बिलियनियर है ना, अगर टॉप 2756 बिलियनियर पे 2% का हम ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगाएं तो ना $250 बिलियन रेवेन्यू जनरेट होगा। अब इतना रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार के पास में, विभिन्न देशों की सरकारों के पास में, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है न जाने कितने गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में। तो आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं वेल्थ टैक्स के। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देखो, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है ना वो कम होगा, सोसाइटी ज़्यादा इक्विटेबल होगी। नेक्स्ट, अमीर लोगों को देखो हमेशा से सोसाइटी के रिसोर्सेज का फायदा हुआ है, अब अमीर लोगों की बारी है कॉमन गुड में सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की, और वेल्थ टैक्स से वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेल्थ टैक्स से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना वो देखो एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, देखो अमीर लोग तो ना अपनी एसेट्स जमा करके रखते हैं, कई बार वो इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन सरकार वेल्थ टैक्स लगाएगी, सरकार के पास में रेवेन्यू आएगा, तो इस रेवेन्यू को यूज करके सरकार खर्चा करेगी, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। समझ गए? यानी अमीर लोगों के पास तो पैसा वैसे ही पड़ा था, उनका जमा होता जा रहा था, लेकिन 1% वेल्थ टैक्स ले लिया या 2% ले लिया तो फिर बाद में वो पैसा सरकार खर्च करेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ समय पहले ना सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दी थी 30 से 25% के आसपास। सरकार का यह मानना था कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करेंगे तो प्राइवेट कंपनीज ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी क्योंकि उनके पास में ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा, उनको कम टैक्स देना अगर पड़ रहा है तो। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इवन कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करने के बावजूद प्राइवेट कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं की। और वैसे भी देखो हमारे देश में सिर्फ 4% लोग टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो। आपके मन में आया होगा यही तो दिक्कत है, सिर्फ 4% लोग पे करते हैं। बिल्कुल सही। तो अब जब हम अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे तब ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि सरकार को बेस इंक्रीज करना चाहिए कि 4 के बजाय 40% लोग इनकम टैक्स पे करें, और ऐसा नहीं कि सरकार उनसे धक्के से वसूले, मतलब उनकी इनकम वास्तव में बढ़े कि वो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए वेल्थ टैक्स के पक्ष में। वैसे एक बात ये भी बोली जाती है कि जब देखो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्पेन ये देश वेल्थ टैक्स लगा रहे हैं तो इंडिया को क्या दिक्कत है। चलो अब अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। वेल्थ टैक्स लगाने के अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है। देखो जब वेल्थ टैक्स लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं ना वो उस देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं जहां पे टैक्स फ्रेंडली है वो देश, मतलब जहां पे उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। एक फेमस रिपोर्ट है जिसका नाम है हैनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। यहां पे लिख देता हूं, हैनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023। इसमें यह बोला गया कि अगर इंडिया वेल्थ टैक्स लगाता है ना
तो 6500 इंडियन मिलियनर जो हैं वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे देशों में चले जाएंगे जहां पे टैक्स कम है। इस लिस्ट में चाइना सबसे ऊपर है। अगर वेल्थ टैक्स लगता है तो चाइना से 13,500 जो अमीर लोग हैं ना चाइना छोड़ के चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है वेल्थ टैक्स के अगेंस्ट कि वेल्थ टैक्स देखो पहले भी लगा हुआ था लेकिन इंप्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बार बार कोर्ट में लिटिगेशन जाती थी, कंप्लायंस बर्डन था, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था। ये कहना तो आसान है, किसी इंडिविजुअल जो अमीर इंडिविजुअल है उनके सभी एसेट्स पे वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी हो, कैश हो, कुछ भी हो, लेकिन उन एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने में कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। समझ गए? नेक्स्ट देखो, अभी वैसे जो बहुत अमीर लोग हैं ना वो ऑलरेडी काफ़ी हाई टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी इनकम है वो इफेक्टिवली 42.7% टैक्स पे करते हैं। तो ऑलरेडी जब वो इतना हाई टैक्स पे कर रहे हैं इनकम पे, तो क्या वेल्थ टैक्स लगाने की ज़रूरत है? हालांकि इस आर्ग्यूमेंट को हम नलीफाई भी कर सकते हैं ये कह के कि ये तो सिर्फ इनकम पे टैक्स है, जबकि उनकी एसेट तो बहुत ज़्यादा है। यही तो शुरुआत में हमने डिस्कस किया ना कि उनको ज़्यादा वेल्थ बनती है शेयर्स, प्रॉपर्टी, दूसरे माध्यम से। फिर एक पॉइंट ये भी है, अगर वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा तो फिर जो अपर क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कम खर्चा करेंगे, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रभावित हो सकती हैं। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि इनकम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन देखो, इनडायरेक्ट टैक्स से ना इनइक्वालिटी कम नहीं होती। इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे इक्वल लगता है, गरीब पे भी, अमीर पे भी। जैसे पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अमीर पर्सन खरीदेगा उसको भी सेम टैक्स देना पड़ेगा, गरीब पर्सन पार्ले जी का पैकेट खरीदेगा उसको भी सेम टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इनइक्वालिटी को कम करना है तो हमेशा डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैंने दोनों तरफ के आर्गुमेंट आपको दे दिए। आप बताइए, क्या वास्तव में वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज एंड न्यू डिजीज सिनेरियोज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी ना इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ना एक रिसेंट रिपोर्ट आई जिसमें ना एक वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना इन्फेक्शियस डिजीज का जो खतरा है ना बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज और डिजीज जो फैलते हैं हर साल, कम्युनिकेबल डिजीज, उनमें ना एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? आप एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। जैसे देखो, पहले ना डेंगू का एक पीक सीजन हुआ करता था, बारिश का मौसम। बारिश के सीजन में डेंगू फैलना स्टार्ट होता था, कैंपेन चलते थे बड़े बड़े कि अरे भैया एक जगह पे पानी आप मत इकट्ठा होने दो। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ना अब कोई जरूरी नहीं कि बारिश उसी सीजन में आती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश अलग अलग सीजनों में आनी स्टार्ट हो गई है, अलग अलग ढंग से। तो पहले देखो, डेंगू फैलाने वाला जो मॉस्किटो है ना, जो मच्छर है, क्या नाम है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस इंसेक्ट की वजह से, जिस मच्छर की वजह से डेंगू फैलता है, एडिस इजिप्टी। तो पहले ये सिर्फ बारिश के सीजन में एक्टिव होता था, अब बारिश दूसरे सीजन में भी ज़्यादा आने लगी है। तो इस मच्छर को ना और ज़्यादा मौके मिल गए हैं एक्टिव होने के। तो डेंगू के ना 2-3 पीक आने लग गए हैं एक साल में, पहले एक पीक हुआ करता था। अब समझ गए आप क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से नए डिजीज सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश में वेरिएबिलिटी एंड ह्यूमिडिटी, इन सब की वजह से ना जो ट्रांसमिशन साइकिल है ना डिजीज का, वो डिसरप्ट हो गया है। जैसे कुछ मॉस्किटोज हैं वो डिजीज फैलाते हैं लेकिन वो गर्मी में एक्टिव होते थे। अब गर्मी का सीजन खुद ही एक्सटेंड हो गया, फरवरी से गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे वेक्टर्स जो डिजीज कैरी करते हैं, वेक्टर्स मतलब जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, मॉस्किटोज हैं, ये डिजीज को एक इंसान से दूसरे में फैलाते हैं या फिर एनिमल से इंसान में फैलाते हैं। तो ना हैबिटेट लॉस की वजह से ना, मतलब अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया, पेड़ों को काटा जाने लगा, जंगलों को काटा जाने लगा, तो ये जो एनिमल्स है ना वो ह्यूमन बींग्स के ज़्यादा संपर्क में आ गए और बहुत सारे वायरस एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते थे। उन वायरसेस की वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि वो एनिमल को तो ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन वो वायरसेस जो एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं वो इंटरेक्शन के कारण एनिमल से अब एंटर कर गए ह्यूमन बींग्स में। लेकिन ह्यूमन बींग्स को वो ज़बरदस्त
नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे निपा वायरस है, निपा वायरस आता पिग से है। इस वायरस का पिग के ऊपर तो कोई खास सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन पिग के थ्रू ये ह्यूमन बींग्स में आ जाता है और ह्यूमन बींग्स को फिर नुकसान पहुंचाता है। केरला में आजकल ज्यादा स्प्रेड हो रहा है निपा वायरस। समझ गए? मतलब वायरसेस जो एनिमल्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाते हैं, फिर डिजीज स्प्रेड करते हैं। और ऐसे डिजीज को कहा जाता है जूलॉजिकल डिजीज, जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में आते हैं। इसके बाद रिपोर्ट में कहा गया जितने देखो इन्फेक्शियस डिजीज है ना दुनिया में, उसमें से आधे ऐसे हैं जो और ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। डिजीज ने ना नई ट्रांसमिशन रूट्स भी ढूंढ लिए हैं। जैसे मेडिकल टूरिज्म है, बहुत से जैसे पेशेंट्स इंडिया में आते हैं दूसरे देशों से इलाज करवाने के लिए, तो वो इंडिया में इलाज करवाने आते हैं तो वायरस भी तो लेके आते हैं ना, वायरस बैक्टीरिया जिनसे डिजीज फैलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अब कोई चीज़ इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया से इंडिया में आई, अब इंडोनेशिया के उस चीज़ में ना जो खाने लायक है, फूड इत्यादि है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह थे, अब वो इंडिया में आ गए क्योंकि इंडोनेशिया से वो चीज़ इंडिया में इंपोर्ट हुई है। तो मतलब नए नए ट्रांसमिशन रूट्स डिजीज ने ढूंढ लिए हैं। तो राइटर ये बोलते हैं इन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, सर्विलियंस के लिए हमें ना स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अभी देखो, आप एक बार इतिहास देखिए डिजीज सर्विलियंस का। 2007 में ना एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम आया था। 2008 में इस सर्विलियंस की सहायता से 553 डिजीज का आउटब्रेक रिकॉर्ड किया गया और 2017 आते आते 1714 डिजीज का आउटब्रेक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन फिर 2017 में महसूस हुआ कि यार टेक्नोलॉजीज तो नई नई आ गई हैं, तो एक नया सर्विलियंस प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। तो रियल टाइम बेसिस पे डिजीज के आउटब्रेक को रिकॉर्ड करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, IHIP। 7 स्टेट्स में लॉन्च किया गया था 2018 में। आप सिंपल ये पॉइंट जानिए जो एग्जाम में लिखने लायक है कि ये जो प्रोग्राम है ना, इसने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कायम नहीं किया है। जैसा सोचा गया था कि रियल टाइम बेसिस पे डिजीज की रिकॉर्डिंग होगी, वैसा नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये सर्विलियंस प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं है। अगर देखो हमें क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजीज के स्प्रेड को रोकना है ना, तो कुछ बेसिक चीज़ें की जाएं। इकोसिस्टम को सेफगार्ड किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जाए, और जो डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, यानी पैथोजेंस हैं, उनकी सर्विलियंस किए जाए। जैसे सीवर वाला पानी होता है, उसके सैंपल्स में जांच की जाए क्या कोई नया वायरस बैक्टीरिया तो नहीं आया जो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है वन हेल्थ। वन हेल्थ अप्रोच ये है ह्यूमन बींग्स, इन्वायरमेंट और एनिमल हेल्थ, तीनों की जो हेल्थ है ना आपस में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि आप एक दो चीज़ों पे ध्यान दो, ह्यूमन बींग्स पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दो, तो फिर देखो ह्यूमन हेल्थ भी खतरे में आ जाएगी। अगर आपको किसी की भी हेल्थ इंश्योर करनी है ना, तो तीनों की हेल्थ को इंश्योर करना होगा। तीनों की हेल्थ आपस में इंटरलिंक्ड है। ये जो अप्रोच है ना वन हेल्थ अप्रोच, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीनोटिक डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएंगी अगर आप वन हेल्थ अप्रोच को फॉलो करते हो तो। इसलिए इंडिया को ना वन हेल्थ और दूसरी तरफ इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, और इसके लिए कोऑपरेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और इनकी एजेंसीज के बीच में। इसके अलावा देखो एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, म्युनिसिपल कोऑपरेशन और नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब को ना एक साथ मिलकर काम करना होगा। और डिजीज की सर्विलियंस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज फैलाते हैं यानी पैथोजेंस, उनकी सर्विलियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये सारे स्टेक होल्डर्स जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी, सबको ना आपस में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना होगा, लोकल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइस करनी होगी। जब ये सारा काम होगा ना, तब जाके ये क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजीज को स्प्रेड होने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो जब कोई नया डिजीज आता है ना, जैसे अभी कोविड-19 आया, उस पर तो एनर्जी एंड फोकस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी भी इतने सारे डिजीज हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, डायरिया, इनकी वजह से इतनी डेथ होती हैं, इन पे सरकार ध्यान नहीं देती। और क्लाइमेट चेंज देखो
क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर नहीं है, दूसरे डिजीज के ऊपर भी है, जैसे मेंटल हेल्थ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब भी और ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए इसके प्रभाव को, नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए हमें अच्छे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो 2 क्वेश्चंस आपको आज अटेम्प्ट करने हैं। पहला तो वेल्थ टैक्स से संबंधित, जो हमने डिटेल से आर्टिकल डिस्कस किया। इसके बाद दूसरा आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट से संबंधित, और इस पे भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। pwonlyas.com पे जाके आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। कल मिलते हैं फिर से एक नई ज़बरदस्त डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।